हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसे हम समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है? केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप अपनी सराउंडिंग में भी देखते होंगे। जैसे कि अगर मिल्क को, दूध को गर्मियों के दौरान रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो क्या होगा? तो दूध खट्टा हो जाएगा और उसे हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, तो उसमें भी क्या हुआ? केमिकल चेंज हुए। अगर हम आयरन का तवा या फिर पैन या फिर नेल को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी कि नमी वाली जगह पर रख देते हैं तो क्या होगा? उस पर रस्टिंग हो जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं? जंक लगना। उसे भी हम सही नहीं कर सकते। मीन्स थोड़े बहुत उसमें कुछ प्रिवेंशन भी होती है उसकी कुछ, लेकिन एग्जैक्टली रिवर्स उसे नहीं कर सकते। जब ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट होते हैं, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है और उसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं। खाना जो कुक किया जाता है उसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं। और जो फूड है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसमें भी कई सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, कई सारे रिएजेंट यूज़ होते हैं। और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें भी कई सारी केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये तो वो एग्जांपल थे जो आपके सराउंडिंग में आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन को? whenever chemical change occur we can say that a chemical reaction has taken place। मीन्स अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, यहाँ पे जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है? एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे दो और एक्टिविटी दी गई है, अलग अलग दो एक्टिविटी हैं और बाद में पूछा गया कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। कुछ टेम्परेचर में चेंज आया नहीं, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो बेसिकली है क्या कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनमें क्या क्या उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो या तो चेंज इन स्टेट, मीन्स अगर कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैस की फॉर्म में आ सकती है। तो इस तरीके से या तो स्टेट चेंज हो सकती है किसी भी सब्सटेंस की, या फिर उसके कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है। या फिर कुछ गैस रिलीज हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। और या फिर क्या हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि कुछ रिएक्शंस जब आप लैब वगैरह में रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि कभी कभी किसी रिएक्शन के दौरान ना, जैसे टेस्ट ट्यूब में कोई कंपाउंड है वो ना गर्म हो जाता है कुछ रिएक्शंस के दौरान, या फिर कुछ में क्या होता है ऐसे धुआं धुआं सा आता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें तो कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही हैं जिसमें धुआं धुआं आ रहा है। अगर गर्म हो रही है टेस्ट ट्यूब तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं? चेंजेस देखने को मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस ऐसा होता है ना कि कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हें ऐसे बार बार अगर हम ऐसे बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, जैसे कि अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन हुई थी जिसमें व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। अब अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इनके ना सिंबल्स भी यूज़ होते हैं। तो फिलहाल तो देखिए केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। मीन्स अगर हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टेक प्लेस, ऐसा लिखेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा और ऐसा समझने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो तो होते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन एंड सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनी थी तो इसलिए एक ही लिखा गया है, अगर कोई और प्रोडक्ट इसके साथ में बनती तो यहाँ पे प्लस करके और इसके साथ में लिख देते हैं, ठीक। अब केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी जो ये थी ना ये रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंबल्स की फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। और फिर इनमें ना देखिए यहाँ पे एक Mg प्रेजेंट है, ठीक। यहाँ पे भी एक Mg प्रेजेंट है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि दोनों साइड पे जो एटम है, एलिमेंट्स जो एटम है वो उनके नंबर सेम रहे, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे बोल देंगे, जहाँ पे अभी बैलेंसिंग नहीं हुई है उसे हम सिंपल फॉर्म में है ये, इसे बोल देंगे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ये, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं एयर में, ठीक। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक तरीके से डिपेंड करती है, फिर उससे रिलेटेड होती है। देखिए जैसे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मींस जितने प्रोडक्ट थे, जो मतलब कि जो प्रोडक्ट में था वही रिएक्टेंट में चेंजेस होके बनते हैं, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कंपाउंड या जो सब्सटेंस रिएक्टेंट में था वही बनेगा, उससे चेंज होके बन सकता है, लेकिन जितनी अमाउंट में था उतना ही बनता है, ठीक है। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखिए, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यही जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि जो नंबर है एटम्स के हर एक एलिमेंट के वो सेम होने चाहिए केमिकल रिएक्शन से पहले भी और केमिकल रिएक्शन के बाद में भी। जैसे कि यहाँ पे देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कि जब हमने रिएक्शन कराई तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो इक्वेशन है ना किसके लिए रिप्रेजेंट करी, एक्टिविटी 1.3 जो यहाँ पे दे रखी थी, ये इस वाली एक्टिविटी का रिजल्ट है वहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक बार देखिए आप काउंट करके इस तरीके की टेबल के फॉर्म में बना के आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट लिख दिया पहले तो कौन कौन से प्रेजेंट है, Zn प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की साइड में Zn 1 है, ठीक है। H जो हाइड्रोजन है वो 2 है, सल्फर जो है वो 1 है और ऑक्सीजन कितनी है 4 है। अब प्रोडक्ट की साइड में भी सेम इतना ही है। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए ये एक एग्जांपल बोल सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसे आपको बैलेंस करना है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग के। सबसे पहले तो आप क्या करो कि इन्हें ना ऐसे बॉक्स में अभी तो आपको स्टेप एक एक देखना है कि क्या क्या होता है, वैसे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिंपली बैलेंसिंग हो जाती है इसकी, इतना टफ भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपने अलग अलग ये इस तरीके से इक्वेशन जो है ये लिख ली, ठीक। फिर आपने ये एलिमेंट्स लिखे, नंबर ऑफ एटम लिखे LHS और RHS में। अब तीसरा स्टेप जो है वो क्या है कि हमें सबसे पहले सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है। और फिर उसके क्राइटेरिया को लेके हमने इस इक्वेशन में कौन सा सेलेक्ट करा, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स इसमें प्रेजेंट है Fe3O4 में, 4 तो इसमें ऑक्सीजन के हैं और 3 इसमें Fe के हैं, 7 एटम इसमें प्रेजेंट है, ठीक। तो इसे हमने ले लिया सबसे पहले और फिर हमने इसे बैलेंस करने की कोशिश करी, ठीक। और इसमें हमने Fe3O4 लिया और इसमें से हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने स्टार्ट करा। हमने क्या लिखा, एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इनिशियली कितना है, रिएक्टेंट की साइड 1 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट की साइड में कितनी है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड में 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमें इसे 4 से इंटू कर देना है, जैसे यहाँ पे कर दिया बैलेंस करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से शो होगा ये, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तो बैलेंस हो गई, ठीक। लेकिन Fe यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, H2 यहाँ पे कितने हैं, 2 है, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, तो ये बैलेंसिंग अभी इनकी रह रही है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग में देखिए एक साइड तो 2 थे, एक साइड 8 थे, तो 2 इंटू 4 अगर हम करें तो 8 आता है, 4 टू जा 8। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इसमें हमने H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बैलेंस कर लिया। अब बचा क्या, Fe। अब इसे बैलेंस करेंगे। अब देखिए Fe रिएक्टेंट की साइड में कितना है 1, प्रोडक्ट की साइड में कितना है 3, तो यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब 3Fe हमारी बैलेंस्ड जो इक्वेशन बनी वो है 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। और जो ये मेथड है बैलेंसिंग का, जो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का ये मेथड है, उसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे कि अगर कोई कंपाउंड रिएक्शन में एक्वस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, उसमें AQ ये लिख देते हैं ब्रैकेट में। अगर कोई गैस फॉर्म में है तो G ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, लिक्विड है तो L लिख देते हैं ब्रैकेट में, और सॉलिड है
तो S लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो ये होती हैं नोटेशंस यूज़ करी जाती हैं जब हम केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड की, किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट भी डिफाइन कर रहे होते हैं तब के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में Fe जो आयरन है वो तो सॉलिड फॉर्म में था, जो H2O है वो गैसियस फॉर्म में, Fe3O4 जो है वो सॉलिड फॉर्म में और H2 जो है वो गैसियस फॉर्म में, ठीक। और जो अगर किसी भी रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, देखिए द वर्ड एक्वस इज रिटर्न इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। मीन्स अगर यहाँ पे तो देखिए H2O गैस की फॉर्म में था, इन्होंने मीन्स स्टीम का यूज़ हुआ यहाँ पे, ठीक। तो अगर स्टीम का यूज़ नहीं हुआ है और वाटर जो है वो वाटर में ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉल्यूशन, मीन्स वाटर के साथ में सॉल्यूशन बना रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उसे हम वहाँ पे गैस ना लिख के वाटर को क्या लिखेंगे, एक्वस, AQ। एक्वस वर्ड वाटर के लिए यूज़ होता है, आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि सिंबल गैस ही यूज हुआ है वाटर के साथ में टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए कुछ रिएक्शंस में ना कुछ कंडीशन भी होती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का होना, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होना, या फिर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होना। जैसे कि ये रिएक्शन है, यहाँ पे 340 ATM ये प्रेशर है। इस प्रेशर अगर इस तरीके से कुछ कंडीशंस है ना, तो एरो के ऊपर लिख देते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से करके लिख देते हैं। जैसे कि क्या है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस चाहिए होती है, तो हमने यहाँ एरो पर लिख दी, ठीक है। अब ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिएगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है इन दोनों रिएक्शन की, यहाँ पे भी राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तीनों की बैलेंसिंग ही करनी है। और यहाँ पे वो है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये मैग्नीशियम रिबन वाली जो रिएक्शन थी उससे रिलेटेड है। मीन्स साफ करना तो जरूरी होता है ताकि इस पर जो एक्सटर्नल एक तरीके से परत चढ़ी होती है ना वो साफ हो जाए। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की होती है, तो कई सारे तरीके की होती है, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये सारी अब हम स्टडी करेंगे। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ कंबाइन होना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको अभी बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कुछ कंबाइन होना। जैसे कि यहाँ पे हमने दो रिएक्टेंट ले रखे हैं, CaO जिसे कि क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक, CaO, और दूसरा क्या ले रखा है, H2O, ठीक, H2O। तो इन दोनों की जब रिएक्शन कराई तो CaOH होल ट्वाइस इसका फॉर्मेशन हुआ, जिसे कि स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, और हीट का इवोल्यूशन हुआ, हीट बाहर निकली। तो हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट लिए हमने लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक बना, ठीक है। ये तो कंडीशन है, हीट जो है तो कंडीशन है कि क्या चेंजेस आए कंडीशन में, लेकिन प्रोडक्ट एक बना क्विक लाइम से। जब हम, एक तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी, एक तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी कि जब क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ में कराई जाती है तो स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है, और क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO, और स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा क्या याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मींस इसमें दो रिएक्टेंट थे लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक बनी, ठीक है। और जी जो ये CaOH की होल ट्वाइस है, इसे हम स्लैक्ड लाइम तो कॉमनली बोलते हैं, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, और CaO को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म a single product, that is calcium hydroxide, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक डू यू नो में एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ में कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, ये खासकर इसकी यूज से रिलेटेड। जैसे कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। मीन्स जब कहीं पेंट वगैरह किया जाता है वॉल वगैरह पे 2 से 3 दिन बाद शाइन आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो चमक आती है वॉल्स पे, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 को जब हम
रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्विक लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे करें। तो आपको रिएक्शन में क्या बताना है कि पहले तो क्विक लाइम से आप किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्लैक्ड लाइम का यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और उसके बाद में किसका फॉर्मेशन करेंगे, CO2 के साथ में रिएक्शन करा के कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोयल, और सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रही है, 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रही है, यानी कि एग्जांपल किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने अभी इसमें पढ़ा ना कि हीट रिलीज हुई है, तो जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, हीट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। थर्मिक वर्ड जो है वो तो हीट से रिलेटेड है, और एक्सो का मतलब बाहर निकलना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जिसमें एक तो नेचुरल गैस का बर्न होना, ये ठीक, और एक और जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्योंकि अब देखिए कैसे, वो इस तरीके से रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है, और ग्लूकोज को तोड़कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, एनर्जी जो है वो एक तरीके से एनर्जी, हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। ठीक, और वहाँ पे जहाँ एक तरीके से हीट और एनर्जी रिलीज हो रही है उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है और एनर्जी रिलीज होती है तो इसे भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यानी कि डाइजेशन के दौरान या फिर रेस्पिरेशन में भी क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। और थर्ड एग्जाम्पल इसका, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो वेस्ट वगैरह होता है ना, जब वो डिकम्पोज होता है तो वो भी किसके अंडर आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंडर हमें देखने को मिलता है। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका टाइप। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, किसी चीज़ का टूटना। इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट है और उससे कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। एग्जाम्पल में देख लो, ये रिएक्शन, एक रिएक्टेंट था फेरस सल्फेट और उससे कई सारे रिएक्टेंट बने, Fe2O3, SO2 और SO3। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इस रिएक्शन के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, इस रिएक्शन में जो FeSO4 7H2O है वो वाटर लूज कर देता है, और हीट जब उसे कर जाता है तो उसका कलर चेंज होता है, मतलब उसकी क्रिस्टल्स का ना कलर चेंज हो जाता है। वो फेरिक ऑक्साइड से वो फेरस सल्फेट्स से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड तो मतलब ये जो Fe2O3 है तो सॉलिड फॉर्म में, और ये दोनों गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, CaCO3, तो अगर हमें उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनाना हो यानी कि क्विक लाइम बनाना हो, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोला जाता है, तो अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट से क्विक लाइम बनाना हो तो हमें सिंपली क्या करना है, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, तो क्विक लाइम का फॉर्मेशन हो जाता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, और ये किस में यूज़ कर जाता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम और क्विक लाइम, इट हैज़ मैनी यूजेस। वन मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये यूज़ करा जाता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरर में। और जब भी कोई रिएक्शन हीट की हेल्प से कराई जाती है, यानी कि कोई रिएक्टेंट है उसे हीट वगैरह मीन्स उसे हीट देकर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि किसी को हीट देकर तोड़ना। मीन्स कुछ कोई सब्सटेंस है उसे गर्म करा, टेस्ट ट्यूब में लिया, गर्म करा और उसके वो कुछ कंपाउंड्स में, कुछ सब्सटेंस में टूट गया, यानी कि डिकम्पोज हो गया। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या है, हीट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लो और उस ट्यूब को बॉईल कराओ, और फिर देखो कि क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या होगा, एक वहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगी आती हुई, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी ना, ब्राउन से कलर की फ्यूम्स हैं, और ये जो फ्यूम्स होती हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 की होती है। और यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई, ये
ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, देखते ही बता दोगे अब तो। हीट का यूज़ करा, थर्मल डिकम्पोजिशन है। और ये जो लेड नाइट्रेट है, इससे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया था, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लिया, जिसका कलर ग्रे हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में। क्यों हुआ, क्योंकि वो गर्म हुआ ना थोड़ा सा और डिकम्पोज हो गया। ठीक, AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला। AgCl को जब सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो Ag और Cl2 ये 2 चीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, और अगर हम सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करें तब भी यही होगा। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करा जाता है। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कुछ तोड़ना होता है, कुछ तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी होती है उन रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक मतलब हीट से रिलेटेड, यानी कि एनर्जी दी हमने किसी को, एंडो मतलब अंदर। ठीक, ये यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन है जो डू यू नो में एक रिएक्शन कराई थी मैंने आपको अभी, कैल्शियम कार्बोनेट वाली, उससे रिलेटेड है ये भी ये एक्टिविटी 1.7 से रिलेटेड है। 1.7 ठीक है शायद वो, ये अच्छा ये इस, तो ये दोनों आप करके देखिएगा, आई थिंक हो जाएगी आपसे, अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 2 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं ना, अभी ये तीसरी। देखिए, डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, जगह बदल देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला रिएक्शन देखिए, Fe प्लस CuSO4 की रिएक्शन जब हमने कराई तो FeSO4 प्लस Cu का फॉर्मेशन हुआ। ये जो Fe है इसने Cu की जगह ले ली। ठीक, और ये किसका मीन्स, ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन वो है कि जब हम आयरन नेल, जो आयरन नेल होता है ना, उसका कलर ब्राउन हो जाता है, और जो मीन्स इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कोई आयरन नेल थी, ठीक, ये वाली आयरन नेल थी, और ये हमने किसी एक इसमें को इस टेस्ट ट्यूब, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल दी। ठीक, तो इसका कलर क्या हुआ, ब्राउन कलर की होगी, ये सेकंड स्टेप में दिख रही होगी आपको। और जो इसका ब्लू कलर था वो भी फेड हो गया, मतलब हल्का पड़ गया या फिर बहुत मिनिमल सा रह गया। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, जो आयरन है, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और Cu अलग हो गया। आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया दूसरे एलिमेंट को SO4 के साथ से, और इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका ब्राउन कलर हो गया और यहाँ से ब्लू कलर भी चला गया। अब 2 एग्जांपल्स हैं इसके, ZnCuSO4 के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 प्लस CO का फॉर्मेशन होता है, और Pb प्लस CuCl2 की जब रिएक्शन कराते हैं तो PbCl2 प्लस Cu का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन आपको लिख लिख के देख। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा क्यों हुआ कि जिंक और लेड ने जो कॉपर है उसे रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि जो जिंक और लेड है, Zn और Pb है, ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है अगर हम कंपैरिजन करें कॉपर का इनके साथ में। इस वजह से इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, कॉपर के कंपाउंड से, CuSO4 और CuCl2 से Zn जिंक, और लेड ने इस वजह से डिस्प्लेस किया है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, क्योंकि जिंक और लेड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पे तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा होगा कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना। जैसे कि रिएक्शन में देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे जो SO4 है उसके साथ में बैरियम की रिएक्शन होती है, और Na किसके साथ में रिएक्शन करता है, Cl के साथ में, और BaSO4 प्लस NaCl का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, 2 एलिमेंट्स ने अपनी जगह बदली है, दूसरे एलिमेंट की जगह ली है, तो इस वजह से बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, ये एक एक्टिविटी है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब,
In other test tube, take about 3 ml of barium chloride solution, mix the two solution. What do you observe? ये एक्टिविटी है 1.10, इसकी रिएक्शन यही है, ठीक है ना। इसमें आपको बताने की क्या आप ऑब्जर्व करा आपने, रिएक्शन तो ये होगी, BaSO4 NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब एक बार ये देख लो कि क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व ये करा कि एक ना वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो गया था, मीन्स जो कि पानी में नहीं घुलता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल है, ये रिएक्शन Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl जो है, ये रिएक्शन एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो ये जो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस वाइट कलर का जो इसमें बनता है, इसमें तो वाइट कलर का बनता है, वाइट कलर का ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। अब इसमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्यों बना, तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो इसमें बना था क्योंकि इसमें SO4 2 नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव की रिएक्शन हुई थी, इन दो आयंस की रिएक्शन हुई थी, इस वजह से वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था। और जो रिएक्शन जिसमें कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आपको क्या करना है, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई भी सब्सटेंस किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड होना। मींस कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, उसमें क्या हुआ, रिएक्शन जब कराई गई तो जब प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के टाइम पर उसने वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, यानी कि उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे कि वो एलिमेंट जो है, वो एटम या वो सब्सटेंस क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। अगर किसी एटम या एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे कि रिडक्शन हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये Cu प्लस O2 को जब हीट करते हैं तो CuO का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, Cu ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक। जब CuO की रिएक्शन हम H2 के साथ में कराते हैं, हीट करते हैं, तो Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो गया है ऑक्सीजन का यहाँ पे, ठीक है। If a hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turned brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. जो ब्लैक कलर की, मीन्स ये रिएक्शन होगी फर्स्ट वाली, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ, ये रिएक्शन हो गई पहले वाली। सेकेंड रिएक्शन में इन्होंने क्या बताया कि जब हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है CuO से और इसे हीट करा जाता है तो कॉपर और H2O का फॉर्मेशन होता है, और जो कलर था, जो ब्लैक कोटिंग हो रही थी, वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो CuO है, और हाँ कभी कभी ऐसा होता है, काफ़ी बार हो जाता है बल्कि, कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। मीन्स एक ही रिएक्शन में कोई एलिमेंट, कोई एटम, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन भी कर रहा है और वहीं दूसरा लॉस कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2 वाली जो रिएक्शन है, इसमें CuO जो है इसका तो रिडक्शन हो गया Cu में, और जो H2 है उसने गेन कर लिया ऑक्सीजन को, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। कुछ और एग्जाम्पल है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं ना, उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कंबाइनली क्या नाम होता है उस रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ZnOC ZnCO। यहाँ पे जो ZnO है इसका तो रिडक्शन हो गया और कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O। यहाँ पे MnO2 से MnCl2 में कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे तो इसका रिडक्शन हो गया, और जो HCl है हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। ये बाकी इसमें यही लिखा हुआ है दोनों जगह। अच्छा, अब नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट आ गया है वैसे इस चैप्टर का, दो तीन टॉपिक है, कोरोजन और एसिडिटी। कोरोजन देखिए, कोरोजन
बहुत इजी सा टॉपिक है और आपने देखा भी होगा बहुत बार कि जो लोहे वगैरह को अगर बहुत टाइम तक बाहर रख देते हैं, मीन्स नमी वाली जगह अगर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस पर जंग लग जाता है, जिससे कि रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो आयरन के मीन्स आयरन का कोई भी सामान है, जब नया नया लेते हैं तब तो बहुत शाइनी सा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना ऐसे ही ब्राउन से कलर का कुछ हल्का हल्का सा उसके ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसे कि रस्ट बोलते हैं। ठीक, और भी वैसे तो और भी जो मेटल्स होती हैं वो इस तरीके से ख़राब होती हैं। तो जो मेटल्स मीन्स आयरन के ऊपर जब ब्राउनिश सब कलर शो होता है, मीन्स जब आयरन के ऊपर कुछ एक कोटिंग सी बन जाती है, उसे तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। वो प्रोसीजर तो हुआ रस्टिंग। या फिर अगर कोई और मेटल इस तरीके से कुछ कोटिंग वगैरह हो रही है एटमॉस्फेयर की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से, तो उसे हम कोरोड बोलते हैं कि ये जो मेटल है कोरोड हो गई, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोरोजन। ठीक है, जैसे कि जो सिल्वर है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, जो कॉपर है उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, और जो आयरन है उस पर ब्राउन कलर की। और इन तीनों एग्जांपल है किसके हैं, कोरोजन के। और जब आयरन पर ब्राउन कलर आता है तो उसे रस्टिंग बोलते हैं। जो कोरोजन होता है वो कार वगैरह को भी ख़राब कर देता है, ब्रिजेस जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, आयरन रेलिंग्स ख़राब हो जाती है, शिप्स भी, जो भी मतलब मेटल की बनी हुई चीज़ें हैं और स्पेशली जो आयरन की बनी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी आपने देखा होगा, जैसे कि अगर जो खाना है वो गर्मियों के टाइम पे आप ऐसे बाहर रख दो तो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। या फिर कोई भी खाना सर्दियों में भी कुछ टाइम के बाद में ख़राब हो जाता है। तो जो ये फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है फूड में, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से खाना ख़राब होता है। ठीक है, उसकी स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए अब जैसे कि आपने देखा हो ना, कुछ पैक्ड फूड आते हैं वो तो ख़राब नहीं होते, उन्हें चाहे कितने दिनों तक रखे रखो। तो उसका रीज़न ये है, उसमें ना एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं ताकि जो फूड है वो ख़राब ना हो, इतनी जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए। तो क्या मिलाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। और जो फूड है उसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि जल्दी ख़राब ना हो, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर है वो स्लो डाउन हो जाए। और आपने देखा होगा कि जो ये चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं ना, उसमें कुछ जैसे बोलते नहीं हवा भरी हुई है, गैस जैसा कुछ भरा हुआ होता है, वो इस वजह से ही होता है ताकि वो ख़राब ना हो चिप्स। और कौन सी गैस भर रहती है, नाइट्रोजन, जो कि चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। और ऐसे ही ना, जैसे वो देखा होगा आपने, ये सुना होगा अचार, आम का अचार होता है या फिर कोई भी अचार है, जैसे स्पेशली आम के अचार की अगर बात करें, तो उसे जब डाल जाता है नमक वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो। अब यहाँ पे कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ये कभी स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ लिया जाए तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेस की। एंड आपके जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी से। अब देखिए कुछ ना मतलब कई सारी वीडियोस वगैरह होती हैं यूट्यूब पर कि एनसीईआरटी की एक लाइन कवर कर रहे हैं, वो खुद अपने नोट से पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एक एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर एनसीईआरटी की लाइन कवर करनी है तो फिर एनसीईआरटी से क्यों नहीं पढ़ना। तो इसलिए ये जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट करी है, इसमें हम हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी कवर करेंगे। उसके बाद में मैं आपके लिए कुछ नोट्स वगैरह से रिलेटेड सीरीज़ लेके आऊँगी, तब तक के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ कवर करने वाले हैं। और हर एक आपको, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको ना अपने नोट्स बना लेने हैं इसके, ताकि लर्निंग में आपके लिए ईजी रहे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।